दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को और बेल आइकन दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा के अंदर। दोस्तों, ये आप जो डायग्राम देख पा रहे हैं, ये पिक्चर देख पा रहे हैं, ये ब्रह्मांड की है। बिल्कुल आपने सही सुना, ये पूरे ब्रह्मांड का पिक्चर है। ये एक ब्रह्मांड का पिक्चर बनाया हुआ है। इसके अंदर बताने वाला हूं मैं आपको क्या क्या होता है पूरे ब्रह्मांड के अंदर। चूंकि ल्यूसेंट फिजिक्स का जो हिंदी मीडियम वाले बुक है उसके अंदर एक चैप्टर दे रखा है, चैप्टर नंबर 21 ब्रह्मांड के नाम से। तो इस ब्रह्मांड वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। एक बार इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, आपकी ल्यूसेंट फिजिक्स पूरा हो जाएगा हिंदी मीडियम वालों का। तो ये चैप्टर, इसको इग्नोर ना करें और इस चैप्टर को प्लीज हल्के में ना लें। बहुत ही बड़ा चैप्टर है और साथ ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हम इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ेंगे और उनको ही एक्सप्लेन करेंगे। तो जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये पूरे ब्रह्मांड का है। देखिए, ब्रह्मांड कहते किसको है? ब्रह्मांड वो है जो हमको चारों तरफ से घेरा हुआ है, जिसके अंदर करोड़ों अरबों खरबों तारे हैं, जिसके अंदर अरबों सैकड़ों अरब जो है उसके अंदर मंदाकिनियां हैं, गैलेक्सी हैं, और बहुत ही ज्यादा धूल के कण है, पत्थर है। ये सारा का सारा प्रकाश, पत्थर, गैलेक्सी, मंदाकिनी और सारे के सारे ग्रह मिलाकर बनाते हैं एक यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड के बारे में आप जान चुके हैं, ये ब्रह्मांड है जो आप देख पा रहे हो। ये बिग बैंग थ्योरी के बाद, जब बिग बैंग थ्योरी हुई, मतलब थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि जब हमारा यूनिवर्स बना तो इतनी छोटी छोटी, आपको छोटी छोटी दिखाई दे रही है ना, ये गैलेक्सी हैं, ये मंदाकिनियां हैं। और हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर लगभग 100 अरब को मतलब 10 की पावर 11 मंदाकिनियां हैं, ऐसी ऐसी। अब देखिए, ये हम कहाँ रहते हैं? तो हम कहाँ रहते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम कहाँ पर रहते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है ये कहाँ पर है? तो सोलर सिस्टम तो एक बहुत छोटा हिस्सा है इस ब्रह्मांड का। तो इस ब्रह्मांड के अंदर पहले आप समझ लीजिए 10 की पावर 11, लगभग इसके अंदर 10 की पावर 11 मंदाकिनियां है, गैलेक्सी। तो ये गैलेक्सी कितनी है? 10 की पावर 11 गैलेक्सी। जो मैंने सर्कल किया हुआ है ये गैलेक्सियों पर किया हुआ है, छोटी छोटी ये गैलेक्सी हैं। और गैलेक्सियों का ये केंद्र है, इस केंद्र के परिधि पूरी गैलेक्सी, पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। ये हमारा ब्लैक होल भी हो सकता है। तो कुछ गैलेक्सी बहुत बड़ी हैं, कुछ गैलेक्सी छोटी छोटी हैं। उन्हीं में से एक गैलेक्सी हमारी भी है, मिल्की वे, मतलब दुग्ध मेखला हमारी गैलेक्सी है। जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे, दुग्ध मेखला। तो मिल्की वे के अंदर हम रहते हैं। अब मिल्की वे के अंदर, ये तो एक गैलेक्सी है, और इस हमारी मिल्की वे के अंदर, मैं मिल्की वे का डायग्राम दिखा देता हूं। और मिल्की वे के अंदर भी 10 की पावर 11 तारे हैं। तो एक मतलब गैलेक्सी कितनी है? लगभग 10 की पावर 11। और एक गैलेक्सी के अंदर तारे कितने हैं? 10 की पावर 11। तो ऐसा माना जाता है जो टोटल तारे हैं, टोटल स्टार हैं, वो लगभग 10 की पावर 22 स्टार हैं। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर 10 की पावर 22 स्टार हैं लगभग। ये एक अनुमान लगाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, क्योंकि वैज्ञानिक इतनी दूर तक तो नहीं पहुंच पाए। बहुत ही बड़ी गैलेक्सी है हमारी खुद की जो मिल्की वे है, ये बहुत ही बड़ी गैलेक्सी है। मैं आपको एक बार मिल्की वे का डायग्राम दिखा देता हूं ताकि आपको अनुमान लग जाएगा। पहली बात तो मैं आपको ये भी कह चुका हूं कि ये छोटी छोटी ये सब गैलेक्सी हैं। कितनी गैलेक्सी हैं? 10 की पावर 11। इस ब्रह्मांड के अंदर लगभग 100 अरब गैलेक्सियां हैं। तो ऐसे ही एक हमारी गैलेक्सी होगी। तो अपनी गैलेक्सी देख लेते हैं जिसका नाम है मिल्की वे, दुग्ध मेखला। तो दोस्तों, ये रही हमारी गैलेक्सी, ये हमारी गैलेक्सी है। ये हमारी गैलेक्सी इस पॉइंट के परिधि घूम रही है कुछ इस तरह से, लगातार इस तरह से इसके अंदर से रिंग निकल रही है और ये घूम रही है इस तरह से, ये इस तरह से चक्कर लगा रही है। अब देखिए, ये तो हमारी गैलेक्सी है और ये इतनी बड़ी गैलेक्सी है, बहुत ही ज्यादा बड़ी गैलेक्सी है। और इस गैलेक्सी ऐसी ऐसी लगभग ब्रह्मांड के अंदर 10 की पावर 11 गैलेक्सी है, ऐसी ऐसी 100 अरब गैलेक्सी है इस ब्रह्मांड के अंदर। अब इस गैलेक्सी के अंदर एक यहाँ छोटे से एरिया में, ये बहुत छोटा सा एरिया जो यहाँ पर है हमारा सन, मतलब हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम यहाँ पर है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी गैलेक्सी है। यहाँ पर हमारा सोलर सिस्टम है जिसके अंदर सन आता है और हमारे प्लैनेट आते हैं।
तो इस गैलेक्सी के अंदर लगभग 10 की पावर 11 तारे भी हैं। तो तारे हैं 10 की पावर 11 है, और 10 की पावर 11 तो तारे हैं सिर्फ हमारी गैलेक्सी के अंदर, और ऐसी ऐसी लगभग 10 की पावर 11 गैलेक्सी भी तो हैं। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा हमारा पूरा का पूरा ये यूनिवर्स है। तो आप ये देख लीजिए, ये यहाँ पर हम हैं, ये सन है, ये हमारी गैलेक्सी का ये पार्ट है। इस छोटे से पार्ट में जाकर हम रहते हैं, इतनी बड़ी गैलेक्सी है। तो अब हम ये भी देख लेते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम किस तरह से है। तो सोलर सिस्टम का डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं। तो दोस्तों ये रहा हमारे सोलर सिस्टम का डायग्राम। तो ये सोलर सिस्टम का डायग्राम है जिसमें ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, ये मार्स है, और ये जुपिटर है, ये सैटर्न है। इसके बाद भी ये यूरेनस है और ये नेपच्यून है। पहले मैं कलर चेंज करता हूं, इसका कलर दिख नहीं रहा। तो ये नेपच्यून रहा, और ये यूरेनस है, ये सैटर्न है, और ये जुपिटर है। तो ये बड़े बड़े ग्रह हैं, और ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। देखिए मैंने सोलर सिस्टम के अंदर जितने ग्रह हैं इनको याद करने की, सूरज से दूरी के हिसाब से याद करने की ट्रिक बताइए। वो ट्रिक क्या, एक बार और देख लीजिए। एम वैम जे सन बहुत पूछा जाता है। तो जो सन से, सूरज से सबसे पहले जो ग्रह पड़ता है वो पड़ता है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। एम वैम जेसन, एम वैम जेसन, आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारा खुद का सोलर सिस्टम है। हमारा सोलर सिस्टम ये है। तो ये हमारा सोलर सिस्टम हमारी खुद की गैलेक्सी आकाश गंगा का एक छोटा सा पार्ट है। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने लाखों करोड़ों सोलर सिस्टम हैं इस पूरी की पूरी हमारी गैलेक्सी के अंदर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा यूनिवर्स है। और ये बेल्ट आप देख पा रहे हैं ना, ये इस बेल्ट को बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। तो ये एस्टेरॉइड बेल्ट है जो कि पत्थरों से मिलकर बनी हुई है। इस एस्टेरॉइड बेल्ट से पहले जितने भी ग्रह हैं सारे के सारे सॉलिड हैं, सारे के सारे सॉलिड है। और इस बेल्ट के जो आगे के ग्रह हैं जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, तो ये सारे के सारे ग्रह गैसियस हैं। गैसियस मतलब गैस वाले ग्रह हैं ये सारे के सारे। और इससे पहले जितने भी ग्रह हैं ये सारे के सारे सॉलिड हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये बेल्ट का नाम है एस्टेरॉइड बेल्ट जो कि पत्थर से मिलकर बनी होती है। इसके बाद में ये दूसरी बेल्ट आती है जहां पर हमारा सोलर सिस्टम खत्म होता है। उसके बाद ये बेल्ट और आती है, इसको बोलते हैं क्वीपर बेल्ट। तो ये क्वीपर बेल्ट है, क्वीपर बेल्ट ये हो गई, और ये हो गई एस्टेरॉइड बेल्ट। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारा सोलर सिस्टम है। देखिए हमारा सोलर सिस्टम खुद कितना बड़ा है, और ये सोलर सिस्टम हमारी मिल्की वे का एक छोटा सा पार्ट है। और हमारी जैसी मिल्की वे, आकाशगंगा, गैलेक्सी, ऐसी ऐसी लगभग 10 की पावर 11 गैलेक्सी है। 100 अरब गैलेक्सी हैं, और हर एक गैलेक्सी के अंदर 100 अरब तारे हैं। तो लगभग 10 की पावर 12 इतने हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर तारे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें जानना। तो आई थिंक आपको काफी कुछ नॉलेज मिल चुकी होगी यहीं से। अब कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। पृथ्वी को घेरने वाली अपार आकाश तथा उसमें उपस्थित सभी खगोलीय पिंड जैसे मंदाकिनियां मतलब गैलेक्सी, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि, और सारी की सारी ऊर्जा मिलकर बनाते हैं ब्रह्मांड, यूनिवर्स। शब्द बहुत छोटा है लेकिन है बहुत ही ज्यादा बड़ा। तो यूनिवर्स इसी को बोलते हैं। और जो इसका अध्ययन करता है, तो इसके अध्ययन की जो विज्ञान है ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं, जिसको हम कॉस्मोलॉजी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करें। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड विज्ञान को बोलते हैं। ठीक है, और ब्रह्मांड मैं आपको बता चुका हूं कितना बड़ा ब्रह्मांड है। सिर्फ इसका अनुमान लगाया गया है, वैज्ञानिकों ने अनुमान लगा के ही बताया है। लगभग 100 अरब मंदाकिनियां हैं, 100 अरब मंदाकिनियां, और हर मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। तो इस तरह से तारे हैं, लगभग 10 की पावर 22 कोटि के तारे हैं। अब लगा सकते हैं कितनी बड़ी हमारी पूरा का पूरा हमारा ब्रह्मांड है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें जो पहला टॉपिक आता है वो आता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। देखिए ये प्रश्न जेन्युइन प्रश्न है कि इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, या मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह से हुई, इतना बड़ा ब्रह्मांड किस तरह से बन गया। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर लोगों ने, वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए, अपनी अपनी थ्योरीज दी।
लेकिन किसी की थ्योरी इतनी सफल नहीं हो पाई जितनी बिग बैंग थ्योरी को सफलता मिली। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में काफी हद तक सटीक सही सही बताती है। तो बिग बैंग थ्योरी को सबसे ज्यादा सफलता मिली ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के। बिग बैंग थ्योरी कब आई? बिग बैंग थ्योरी जब आई जब बहुत वैज्ञानिकों ने यह बता दिया प्रयोग कर 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 कि जितने भी हम गैलेक्सी हैं, जैसे कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है, ऐसी लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं। तो कुछ गैलेक्सी जो हमारी गैलेक्सी के पास में है वो हमसे दूर जा रही हैं। तो ये प्रेक्षण करने के बाद ही बिग बैंग थ्योरी का जो था इवोल्यूशन हुआ, यूनिवर्स के बारे में बताया फिर बिग बैंग थ्योरी ने। और जब जो हमसे दूर जा रही है गैलेक्सी हैं तो इसको बोलते हैं अवरक्त विस्थापन, मतलब रेड शिफ्ट, जिसके द्वारा हमें ये पता लगा कि गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है। अब रेड शिफ्ट के बारे में देख लेते हैं। तो ब्रह्मांड के प्रसार का सिद्धांत डॉपलर प्रभाव पर प्राप्त प्रेक्षण, जिसे अवरक्त विस्थापन कहते हैं, उस पर आधारित है। तो डॉपलर प्रभाव मैं आपको बता ही चुका हूं फिजिक्स की वीडियो में, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो डॉपलर प्रभाव दोनों जगह पाया जाता है, ये साउंड के अंदर भी पाया जाता है और साथ में लाइट के अंदर भी पाया जाता है। तो लाइट के अंदर किस तरह से पाया जाता है? देखिए साउंड के अंदर, पहले साउंड के अंदर देख लेते हैं किस तरह से पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई ट्रेन हमसे दूर होती है तो हमें उसकी आवाज की जो हमें जो इंटेंसिटी होती है वो हमें थोड़ी कम फील होती है। एक्चुअल में तो कम नहीं होती लेकिन हमको कम लगती है। जब ट्रेन पास में आ जाती है तो हमको लगता है कि उसकी जो साउंड की इंटेंसिटी थी वो बढ़ गई, तीव्रता बढ़ गई, लेकिन एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन हमको बस आभास होता है। तो ये परिवर्तन जो आता है इसको बोलते हैं डॉपलर प्रभाव, वो भी ध्वनि का डॉपलर प्रभाव। तो इसी तरह से डॉपलर प्रभाव पाया जाता है लाइट में भी। डॉपलर प्रभाव जिसको रेड अवरक्त विस्थापन या फिर रेड शिफ्ट कहते हैं, ये डॉपलर प्रभाव पर ही आधारित है। डॉपलर प्रभाव ने ये बताया कि जो भी ग्रह या फिर जो भी गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है तो जो उसका जो वेवलेंथ था, उसका वेवलेंथ या फिर उसका स्पेक्ट्रम, देखिए उनका स्पेक्ट्रम लिया गया कलर स्पेक्ट्रम, तो उनका स्पेक्ट्रम रेड कलर की तरफ को शिफ्ट हो रहा था, जिसको अवरक्त विस्थापन कह रहे थे। रेड कलर की तरफ को शिफ्ट कैसा हो रहा था? देखिए जो हमारे पास विबग्योर होता है, VIBGYOR, देखिए विबग्योर जो होता है, तो जितने भी गैलेक्सी हैं उनके अलग अलग जो था, सारी गैलेक्सी का जितनी भी गैलेक्सी देख पाए उनका सबका स्पेक्ट्रम लिया और स्पेक्ट्रम को देखा तो वो रेड कलर की तरफ को शिफ्ट हो रही थी स्पेक्ट्रम की लाइंस, जिसकी वजह से ये पता लग गया कि वो हमसे दूर जा रही है। देखिए जब कोई भी दूसरी गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी के पास आती तो उसका जो विस्थापन होता वो वॉयलेट कलर की तरफ को जाता, लेकिन कुछ और ही पाया गया। कुछ और क्या पाया हमने पाया कि सारा का सारा जो था रेड कलर की तरफ को शिफ्ट हो रहा है। इसको कहा गया रेड शिफ्ट, मतलब अवरक्त विस्थापन, जिससे ये पता लगा कि सारी गैलेक्सी हमसे दूर जा रही हैं। इसको देख लेते हैं थ्योरी के हिसाब से। यदि हम प्रकाश स्रोत की ओर चलें तो प्रकाश तरंगों की आवृत्ति में आभासी वृद्धि होती है, अर्थात दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम के नीले वर्ण की ओर विस्थापित होगी। इसके विपरीत यदि प्रकाश स्रोत की दूरी हमसे बढ़ती जाए तो प्रकाश की आवृत्ति में आभासी कमी आती है और ये आवृत्ति दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल कलर की तरफ को शिफ्ट होती है, विस्थापित होती है। इस घटना को बोलते हैं अवरक्त विस्थापन। ठीक है, आपने समझ लिया होगा। अब ये पता कैसे लगा? जो एडविन हबल हैं, एडविन हबल जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किए। ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने 2 निष्कर्ष निकाले। ऑब्जर्वेशन किए, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन किए। ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने 2 निष्कर्ष निकाले और वो निष्कर्ष पहला ये था कि सभी मंदाकिनियां, जितनी मंदाकिनियां हैं वो हमसे क्या हुए हैं, दूर जा रही हैं। तो सभी मंदाकिनियां, सभी गैलेक्सी हमसे दूर जा रही हैं, इसीलिए उनका जो विस्थापन आ रहा है, उनका जो रेड शिफ्ट आ रही है वो लाल कलर की तरफ को आ रही है। दूसरा उन्होंने कहा कोई मंदाकिनी हमसे जितनी दूरी पर होगी वो उतनी ही तेज हमसे दूर जाएगी, और जो मंदाकिनी की स्पीड है v, वो हमसे और मंदाकिनी के बीच की दूरी के समानुपाती होती है। तो इस तरह से फॉर्मूला बना v समानुपाती d के। d क्या है? दूरी है 2 मंदाकिनियों के बीच की। ठीक है,
अभी इसको हटा करके समानुपाती का निशान हटा करके लगा दिया गया H, जिसको हबल नियतांक कहा गया, और इस फॉर्मूले को कहा गया हबल का सूत्र, जिसमें H जो है वो मात्रक है। H का अगर मात्रक निकालेंगे यहां से, देखिए V का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, जनरली बात करें मीटर पर सेकंड, और H का मात्रक निकालना चाह रहे हैं, D का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो मीटर से मीटर कट गया, मतलब 1/सेकंड बराबर क्या आ गया H। तो H का जो मात्रक आएगा पर सेकंड आएगा, मतलब समय का मात्रक है। समय का मात्रक आता है हबल नियतांक का मात्रक, समय आता है, समय का इनवर्स। ठीक है, अब यहां पर जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो मेगा पारसेक में लेते हैं। पारसेक सबसे बड़ी दूरी का मात्रक है, बहुत बड़ी बड़ी दूरी का मात्रक जो है पारसेक है। ज्यादा लंबी दूरी होती है तो पारसेक में ही आता है। तो इनके निष्कर्ष से ये पता लगा कि लगभग जो हमारे ब्रह्मांड की आयु है वो 15 इंटू 10⁻9 10⁻9 वर्ष है हमारे इस पूरे ब्रह्मांड की उम्र, आयु। ठीक है, ये कुछ है इसके बारे में, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। इसके बारे में जल्दी से बता देता हूं। हबल के नियम के बाद जो बताया कुछ वैज्ञानिकों ने, ये बताया कि जो गैलेक्सी हमसे 125 करोड़ प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, जब प्रकाश 1 साल तक ब्रह्मांड में चलता है तो उसको बोलते हैं प्रकाश। जितनी दूरी तय करता वो होती है प्रकाश वर्ष। तो 125 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर जो गैलेक्सी होगी हमसे, वो इतनी तेजी से निकलेगी, मतलब इतनी तेजी से चलेगी आगे को, कि वो हम उसका रेड शिफ्ट भी नहीं देख सकते। 125 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी पर जो गैलेक्सी है वो इतनी तेजी से मतलब मूव करेगी कि हमको पता ही नहीं लगेगा कि वो उसका रेड शिफ्ट किधर को गया। ये था। अब मंदाकिनी किसको बोलते हैं? मंदाकिनी गैलेक्सी, जिस तरह से हमारी गैलेक्सी एक मिल्की वे है, इसी तरह से और भी मंदाकिनी है। और मैं आपको बता ही चुका हूं, मंदाकिनियों के अंदर अरबों तारे होते हैं, और एक मंदाकिनी के अंदर लगभग 10⁻11 तारे होते हैं, और इस तरह से 10⁻11 मंदाकिनियां हैं। तो टोटल तारों की जो संख्या आएगी वो 10⁻22 कोटि की आएगी, जिसमें 90% जो भाग बना होता है तारों का, मंदाकिनी के अंदर लगभग 98% जो भाग होता है वो तारे होते हैं, और 2% धूल के कण होते हैं। तो ये मंदाकिनियां किस तरह से तारों को बांधे रखती हैं, कौन से बल होते हैं जिनकी वजह से मंदाकिनियां अपने अंदर इतने तारों को समाये हुए होती हैं? तो वो बल है गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, और इसको दृढ़ बल भी बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स, और कमजोर फोर्स बल में गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है। देखिए वीक फोर्स होता है गुरुत्वाकर्षण बल, तो कमजोर बल में तो जो आता है गुरुत्वाकर्षण बल आता है, और प्रबल या फिर बहुत दृढ़ बल जो आता है वो आता है इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल एक दृढ़ बल है, एक स्ट्रॉन्ग है, और कमजोर बल में आ गया गुरुत्वाकर्षण बल। जिम्मेदार होते हैं, ये फोर्स होते हैं जिनकी वजह से मंदाकिनियों के अंदर बहुत सारे तारे समाये हुए होते हैं। ठीक है, अब मंदाकिनी की जितनी मंदाकिनियां होती हैं गैलेक्सी, उनकी विशालता के कारण इनको प्रायद्वीप ब्रह्मांड भी कहा जाता है। ये पूछा जाएगा भाई आपसे, किसी न किसी एग्जाम में 100% आएगा कि प्रायद्वीप ब्रह्मांड किसको बोलते हैं। तो मंदाकिनियों की विशालता को बोलते हैं प्रायद्वीप ब्रह्मांड। मंदाकिनियां इतनी विशाल होती हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में, हमारी मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी जो थी वो थी मिल्की वे। तो हमारी गैलेक्सी के अंदर भी देखिए इतनी छोटे से स्पेस में था सन, और सन जो है वो बना रहा है सोलर सिस्टम। तो इस तरह से और भी सोलर सिस्टम होंगे बहुत बड़े बड़े। तो इस तरह से जो मंदाकिनी है वो बहुत बड़ी हो गई, इसलिए इसको प्रायद्वीप ब्रह्मांड भी कहते हैं। अब देखिए मंदाकिनियों का हम जितनी भी गैलेक्सी हैं उनका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। गैलेक्सी मतलब मंदाकिनियां किस तरह की मंदाकिनियां हैं, है ना, अलग अलग तरह की मंदाकिनियां होती हैं। हमारी मंदाकिनी कुछ इस तरह से थी और वो इस तरह से मूव कर रही थी। तो अलग अलग तरह की मंदाकिनियां होती हैं, कुछ सर्पिल होती हैं, स्पाइरल का मतलब वो इस तरह से आगे को भागती चली जाती हैं, उनके साथ सारे ग्रह इस तरह से आगे को भागते हैं। कुछ इलिप्टिकल होती हैं, दीर्घवृत्तीय होती हैं, जो दीर्घवृत्त पे इस तरह से मूव करती हैं, और कुछ होती हैं अनियमित, इर्रेगुलर। तो अलग अलग तरह की हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पाई जाती हैं 80% सर्पिल पाई जाती हैं, स्पाइरल। सर्पिल मतलब स्पाइरल, जैसे कि आपने देखा होगा स्प्रिंग होता है तो स्प्रिंग स्पाइरल होता है। तो इस तरह से गैलेक्सी मूव कर रही है सर्पिल आकार की
सर्पिल शेप में मूव कर रही हैं मंदाकिनियां वो है 80%, और 17% वो मंदाकिनियां हैं जो दीर्घ वृत्त में मूव कर रही हैं, और 3% जो है वो है अनियमित, उनका कोई आकार फिक्स नहीं है। तो इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं सही करके। अब इसके अंदर देखते हैं कि हमारी मंदाकिनी जो दुग्ध मेखला है मिल्की वे, इसके सबसे नजदीकी कौन सी गैलेक्सी हो सकती है। अब देखिए जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि गैलेक्सी बहुत सारी गैलेक्सी हैं, 100 अरब गैलेक्सी हैं। तो 100 अरब गैलेक्सी होने के साथ साथ उन एक गैलेक्सी के अंदर 100 अरब तारे भी हैं। ये सब चीजें हमको याद हो चुकी हैं। अब आ गए हम अपनी गैलेक्सी के अंदर। जिस तरह से 100 अरब गैलेक्सी है उसी तरह से एक हमारी भी गैलेक्सी है उन 100 अरब गैलेक्सी में से। तो उस गैलेक्सी के अंदर पहुंच गए जो हमारी खुद की गैलेक्सी है। तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। मैं आपको बता चुका हूं, इसको दुग्ध मेखला भी बोलते हैं, इसको मंदाकिनी भी बोलते हैं, और इसको आकाशगंगा, ये सब नाम इसी के ही हैं। अब हमारी मिल्की वे या फिर हमारी गैलेक्सी के सबसे पास में कौन सी गैलेक्सी है? तो हमारी गैलेक्सी के सबसे पास जो गैलेक्सी है वो है देवयानी गैलेक्सी, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी। जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो सर्पिल आकार की है, क्योंकि मैं अभी आपको बता चुका हूं कि सबसे ज्यादा परसेंटेज गैलेक्सी की अगर कोई है तो वो है सर्पिल आकार वाली गैलेक्सी। सर्पिल आकार वाली गैलेक्सी बहुत ज्यादा है। तो सर्पिल आकार वाली गैलेक्सी जो होती है साइज में बहुत बड़ी भी होती है। ये बात भी आपको नोट करनी है कि साइज में बहुत बड़ी होती है सर्पिल आकार वाली गैलेक्सी। तो देवयाना जो है वो सर्पिल आकार वाली एक गैलेक्सी है जो हमारी गैलेक्सी के सबसे पास में पड़ती है। और हमारी खुद की गैलेक्सी का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। अब देखिए इसको आकाशगंगा क्यों कहा गया? आकाशगंगा इसलिए कहा गया, जब रात हो जाती है, मौसम क्लीन रहता है, तो आपको क्या दिखाई देता है? आपको इतने सारे तारे दिखाई देते हैं और एक तारों की पट्टी भी दिखाई देती है आपको। जब आप रात में देखते हैं वो पट्टी जो है पूरब से पश्चिम की तरफ को चलती है। तो वो पट्टी एक बहुत ज्यादा अपने अंदर तारों को समाये हुए है, और वो हमें ऐसा लगता है जैसे कि कोई तारों की गंगा बह रही हो, इसलिए उसको आकाश गंगा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए हम अपनी गैलेक्सी की बात कर लेते हैं जिसका नाम है दुग्ध मेखला। इसको हम मिल्की वे इंग्लिश में बोलते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी पीछे डायग्राम दिखाया था आपको, हमारी गैलेक्सी कुछ इस तरह से निकल रही थी ना। तो हमारी गैलेक्सी कुछ इस तरह से निकल रही थी जिसमें ये इस तरह से घूम रही थी, घूम इस तरह से रही है, लेकिन ये पीछे को इस तरह से निकले हुए हैं। अब ये हमारी गैलेक्सी खुद की गैलेक्सी है। तो हमारी गैलेक्सी का एक सिरे से अगर दूसरे सिरे अगर क्रॉस करना तो ये कहलाएगा इसका डायमीटर, अगर सेंटर से पास होगा तो ये डायमीटर मतलब इसका व्यास लगभग 1 लाख को बोलते हैं 10 की पावर 5, 1 लाख प्रकाश वर्ष का हमारी खुद की गैलेक्सी का डायमीटर है। 1 लाख प्रकाश वर्ष का मतलब ये है अगर यहां से प्रकाश चलना स्टार्ट करेगा तो लगभग इसे 1 लाख साल लग जाएंगे, 1 लाख प्रकाश वर्ष लग जाएंगे यहां से यहां तक लाइट को ट्रेवल करने में, प्रकाश को ट्रेवल करने में यहां से यहां तक 1 लाख साल लग जाएंगे। तो ये है 1 लाख प्रकाश वर्ष। और हमारी जो गैलेक्सी है वो एक मंथर गति कर रही है। ठीक है, इसमें आपको पता लग गया होगा। और ये जितनी भी गैलेक्सियां होती हैं, देखिए ये गैलेक्सी पूरे ब्रह्मांड का एक पार्ट है। पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी है। तो 100 अरब गैलेक्सी भी, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम दिखाया था पूरे ब्रह्मांड का, उसके अंदर छोटी छोटी गैलेक्सियां थी। तो वो गैलेक्सी सारी की सारी गैलेक्सी ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल काला छिद्र, तो उसके चारों तरफ घूम रही हैं। और जब चारों तरफ घूम रही हैं तो उनकी कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी। तो वो इतनी तेजी से घूमती हैं, मतलब इतनी स्पीड है उनके घूमने की, लगभग अब उसमें एक चीज आपको और बता देता हूं, मेंशन करा देता हूं। जितनी भी गैलेक्सी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ घूम रही हैं, जैसे कि हमारी गैलेक्सी का नाम क्या, मिल्की वे, तो ये भी घूम रही है। तो जब हमारी गैलेक्सी घूम रही है, सारी की सारी गैलेक्सी किसी एक पॉइंट के चारों तरफ को घूम रही हैं, तो देखिए जितने भी गैलेक्सी के अंदर तारे हैं वो भी घूमेंगे। आप समझ रहे हैं ना, जितने भी उसके अंदर तारे हैं वो सारे के सारे उसके चारों तरफ घूर्णन करते हैं। इसे एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है किसी जो घूम रहा है, तो ये एक पूरा चक्कर करने में, कंप्लीट करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। मतलब कहने की बात यह है कि अगर हमारी गैलेक्सी यहाँ है तो हमारी गैलेक्सी को यहाँ आने में 25 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। और जिसके चारों तरफ घूम रही है ये एक ब्लैक होल है। ये ब्लैक होल बहुत ही ज्यादा
अट्रैक्टिव है, इसके अंदर बहुत ज्यादा फोर्स है, तो इसके चारों तरफ ही सारी की सारी गैलेक्सी मूव कर रहे हैं, तो 25 करोड़ वर्ष इसको लग जाता है। और एक खास बात और, जो सिरा हम देखते हैं अपनी गैलेक्सी का, हमारी गैलेक्सी देखो, हमारी गैलेक्सी हम पूरी तो देख नहीं सकते, अर्थ के ऊपर हैं हम, और अर्थ जो है हमारी गैलेक्सी मिल्की वे का एक छोटा सा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम है एक। तो इस छोटे से सोलर सिस्टम में अब जैसे कि आपको पता है लगभग 100 अरब तारे भी हैं एक गैलेक्सी के अंदर, तो ऐसे पता नहीं कितने सोलर सिस्टम होंगे। तो ये हमारी खुद की गैलेक्सी जो है उसका डायमीटर लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। तो जाहिर सी बात है हम पूरी गैलेक्सी को तो देख नहीं सकते, इसलिए उसका थोड़ा सा पार्ट ही देख पाते हैं। जो पार्ट हम देखते हैं वो होता है उसका साइड व्यू। अरे बहुत बड़ी गैलेक्सी है भाई हमारी भी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारी मंदाकिनी में तारे चपटी चक्रिकानुमा संरचना में अंतर्विष्ट होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं, ये चक्री होती है ना, आपने देखी होगी चक्री, दीपावली वगैरह पे छोड़ी होगी, तो चक्री इस तरह से जलती है। तो सारे के सारे तारे कुछ चक्रीनुमा आकार में है हमारी खुद की गैलेक्सी में। तो ये सारे के सारे तारे जितने भी हैं वो इस पॉइंट के चारों तरफ घूम रहे हैं। अब ये हमारी गैलेक्सी खुद ऐसी ऐसी 100 अरब गैलेक्सी हैं, एक ब्लैक होल के चारों तरफ घूम रही हैं। तो कोई ना कोई पार्ट के चारों तरफ घूम ही रहा है लगातार। ठीक है, अब देख लेते हैं। सूर्य हमारी दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र से काफी दूर है। चूंकि मैं आपको बता चुका हूँ 100 अरब तारे हैं, तो बहुत ज्यादा दूरी पर है हमारा सूर्य हमारी खुद की गैलेक्सी के केंद्र से। ठीक है, और मैं आकाशगंगा क्या होती है यही बता चुका हूँ आपको। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं तारामंडल। तारामंडल को बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें है क्या, कुछ नहीं है। जब हम अपनी पृथ्वी के ऊपर सोते हैं तो हमें आसमान में बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। तो हमारे पूर्वजों ने इन तारों में कुछ आकृतियों को मतलब खोज निकाला, कुछ आकृतियां देख ली, उन आकृतियों को ही बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, और उसको बोलते हैं तारामंडल। उन आकृतियों में जो सबसे फेमस है वो है उर्सा मेजर, उर्सा माइनर। उर्सा मेजर एक तरह की भालू की तरह है। जो भालू की संरचना है वो है उर्सा मेजर। बड़ा भालू होगा तो वो उर्सा मेजर, और छोटा भालू की संरचना होगी तो वो होगी माइनर, उर्सा माइनर। कुछ ओरियन की संरचना है, मृग की संरचना, और सिग्नस मतलब हाइड्रा, सिग्नस, इनकी भी संरचना है। मैं आपको एक बार इनकी संरचनाएं दिखा देता हूँ ताकि आपको याद करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। तो देख लेते हैं इनकी संरचनाएं सबकी। ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं, तो ये उर्सा मेजर का डायग्राम है। उर्सा मेजर का डायग्राम है। अब धरती से देखने पर कुछ आपको आसमान में तारों के अंदर स्ट्रक्चर दिखाई दे जाएगा, आप देख भी सकते हैं, आप स्ट्रक्चर बना भी सकते हैं। तो ये जितने भी ये पॉइंट्स हैं, ये तारे हैं, इन तारों को एक जोड़ती हुई काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ये एक्चुअल में तो नहीं है, काल्पनिक रेखाएं खींचकर कुछ चित्र बनाए गए हैं भालू की तरह। तो ये भालू दिखाई दे रहा है आपको, तो ये उर्सा मेजर है। इसी तरह से उर्सा माइनर भी है, तो उसको भी देख लेते हैं। उर्सा मेजर के साथ साथ उर्सा माइनर। तो देखो ये उर्सा माइनर है, जो ऊपर उल्टा हुआ है, ये है उर्सा माइनर। तो आप देखेंगे तो आप कुछ इस तरह की जो है आकृति बना लेंगे, तो ये उर्सा माइनर है और ये उर्सा मेजर है। तो उर्सा माइनर और उर्सा मेजर आपको समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं अगला, ये है ओरियन। तो ओरियन में आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई एक आदमी खड़ा है, उसके हाथ में क्या है, ये एक तीर कमान है। तो तीर कमान से तीर छोड़ रहा है, तो कुछ इस तरह की अगर शेप दिखाई देती है तो ये है ओरियन। और आगे देख लेते हैं, ये है सिग्नस। सिग्नस क्या है, एक तरह का पक्षी दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये इस तरह से हमने जोड़ दिया है काल्पनिक रेखा के द्वारा इन तारों को, और इस तरह से मिला दिया। तो ये सिग्नस की आकृति है। हमारे पूर्वजों ने कुछ यही देखा था, तो ये सब देखे हमारे पूर्वजों ने। एक आकृति और है हाइड्रा की, तो ये हाइड्रा है। अगर आपको इस तरह का पैटर्न दिखाई दे रहा है तारों के अंदर, तो ये है हाइड्रा। तो ये हमारे पूर्वजों ने इस तरह की कुछ आकृतियां देखी जिनको विशेष नाम दिए गए। अब देख लेते हैं, अपने खुद के टॉपिक पे चलते हैं। तो ये आपने सब पढ़ लिया, उर्सा मेजर क्या होते हैं और उर्सा माइनर क्या है, ओरियन क्या है, सिग्नस क्या है, हाइड्रा क्या है। देखिए जिस तरह से ये कुछ कॉन्स्टिलेशन है, कुछ तारामंडल है जो आपको मैंने यहाँ बताए हैं, इसी तरह से लगभग 89 तारामंडल हैं पूरे ही हमारे आकाश में। जो हमारा सौर मंडल है उसमें कुछ 89 तारामंडल दिखाई दिए हैं। अब उसमें सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिलेशन है, तारामंडल है, वो है सेंटोरस। उस सेंटोरस के अंदर लगभग 94 तारे हैं। तो तारों को मिला करके कुछ इस तरह की शेप बना ली, जैसी इनको अच्छी लगी उन्होंने वैसी शेप बना ली। देखिए जिस तरह से माइंड सोचता है उस तरह से ही शेप बन जाती है। अगर आप दूसरी तरह से सोचोगे तो दूसरी शेप बन जाएगी। लेकिन हमारे कुछ पूर्वजों ने कुछ शेपें बना दी हैं पहले से ही, जिसको हमें पढ़ना है, तो इसलिए हमको इसको पढ़ना पड़ रहा है।
आपको क्या कर सकता है, देखिए ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछा जाए तो वो आपको डायग्राम बना के दे देगा और पूछेगा कि ये किस तरह का मतलब कॉन्स्टिलेशन है, किस तरह का तारामंडल है, तो आपको पहचानना है कि किस तरह से है। ठीक है, तो इस तरह से लगभग 89 तारामंडल है जिसमें से सेंटोरस सबसे बड़ा तारामंडल है। अब बात कर लेते हैं हमारे खुद के तारामंडल की, और हमारे खुद के तारामंडल जो हमने अभी पढ़ा है उसकी बात कर लेते हैं उर्सा मेजर की। तो उर्सा मेजर के अंदर, उर्सा मेजर से ही बड़ा था हाइड्रा। तो हाइड्रा के अंदर आपने कुछ देखा था, इस तरह से निकलता हुआ कुछ सांप की तरह दिखाई दे रहा था। तो ये हाइड्रा सबसे बड़ा हमने अभी तक डिस्कस किया है। हालांकि सेंटोरस सबसे बड़ा है, लेकिन मैंने यहाँ जो डिस्कस किया है आपको डायग्राम के थ्रू, वो किया है हाइड्रा। तो हाइड्रा के अंदर लगभग 68 तारे हैं। तो देखिए सेंटोरस से छोटा है हाइड्रा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, इस सारी ही थ्योरी का एक मतलब निकलता है। आपको पहले नाम याद होने चाहिए, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरियन, सिग्नस और हाइड्रा। ये कुछ चुनिंदा नाम है, ये याद होने चाहिए आपको। फिर ये पता होना चाहिए कि इनकी शेप किस तरह की है, इनके आकार किस तरह के। और इसके बाद आपको सिर्फ 2 बातें और याद रखनी है कि लगभग 89 तारामंडल है। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटोरस, और हमारे जो हमने अभी पढ़ा है हाइड्रा, उसके अंदर 68 तारे हैं लगभग। तो ये सारी बातें, इतनी बातें याद रखनी है आपको, और बाकी को सब भूल जाइए। ठीक है, तो इसको बिग डिपर की शेप है बृहद सप्तऋषि की, जो मैं अभी उर्सा मेजर की बात कर रहा था। वो तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं बियर के नाम से भी जाना जाता है। तो बृहद सप्तऋषि यहाँ बोलते हैं हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, तो ये लघु सप्तऋषि के बारे में हो गया, ओरियन। तो ये सब चीजें जो है आपको बस जाननी है किस तरह की इनकी शेप है। अब देख लेते हैं तारे किसको बोलते हैं। तो तारे मतलब स्टार्स ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो लगातार प्रकाश एवं ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। सवाल आता है तारे किसे कहते हैं, और दूसरा सवाल आता है ग्रह किसको बोलते हैं। तो देखिए तारे और ग्रह किसको बोलते हैं। तारे वो होते हैं जो अपने अंदर से प्रकाश को निकालते हैं, जो किसी दूसरे प्रकाश से नहीं चमकते हैं, अपने खुद के प्रकाश से चमकते हैं। अब उनके अंदर प्रकाश वो चाहे उत्पन्न हुआ हो नाभिकीय संलयन के द्वारा, चाहे उत्पन्न हुआ हो नाभिकीय विखंडन के द्वारा, या कोई और कारण रहा हो उनके खुद के चमकने का। तो अल्टीमेटली बात कही जा रही है स्टार्स की। तो स्टार्स वो होते हैं जिनकी अपनी खुद की एनर्जी होती है, और जिनकी अपनी खुद की एनर्जी नहीं होती है, दूसरे की एनर्जी को यूज करके चमकते हैं, तो ऐसे कहलाते हैं। जितने भी होते हैं ऐसे, उनको कहते हैं ग्रह। जैसे कि हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ अपने अंदर से प्रकाश नहीं उत्पन्न करती है, तो हमारी अर्थ जो कहलाएगी वो एक ग्रह कहलाएगी। और अगर चांद की बात की जाए तो जितने भी ग्रह होते हैं उनके अपने खुद के नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, प्राकृतिक सैटेलाइट होते हैं। जैसे कि हमारा चंद्रमा, तो ये प्राकृतिक सैटेलाइट है। ठीक है, तो तारे के बारे में पढ़ लिया। तारे के अंदर जो होता है, तो भार के अनुपात में तारों में लगभग 70% हाइड्रोजन होती है और 28% हीलियम होती है। देखिए हाइड्रोजन से मिलकर ही हीलियम बनती है तारों के अंदर, क्योंकि नाभिकीय संलयन होती है। और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर कुछ प्रोटियम 2 प्रोटियम के एटम मिलकर के एक हीलियम का एटम बना देते हैं, और बहुत ज्यादा एनर्जी भी निकलती है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन। मतलब हाइड्रोजन एटम के अंदर ये खास बात होती है कि उनके नाभिक जुड़ जुड़ कर दूसरे एटम को बना लेते हैं। तो ये होती है हाइड्रोजन के अंदर खास बात। जहां पर हाइड्रोजन पाई जाती है वहां पर दूसरे तत्व भी पाए जाते हैं, और वो सारे के सारे तत्व हाइड्रोजन से ही मिलकर बने हुए होते हैं। तो हाइड्रोजन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा एक अनमोल गैस है जिसके द्वारा दूसरे एटम भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कुछ तारे हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तारे होते क्या हैं, ये तो आपको मैं बता ही चुका हूं। तारे वो होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होती है, फिर हीलियम होती है, और कुछ गैसें और भी हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। तो ये नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, ये सब जो है ये बहुत थोड़ी अमाउंट में रहती हैं। सबसे ज्यादा जो रहती है वो रहती है हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पर रहती है हीलियम। हाइड्रोजन ज्यादा होती है, हीलियम कम होती है, क्योंकि हीलियम जो बनती है वो हाइड्रोजन से मिलकर बनती है। अब देखिए जितने भी तारे होते हैं आसमान में, आसमान के अंदर जितने भी तारे हैं, आप उनको किस तरह से पहचानते हो? तो आप उनको उनके आकार से पहचानते हो, या आप उनके कलर से पहचानते हो, या आप उनकी चमक से पहचानते हो। तो ये सब चीजें हैं जिनसे आप तारे को पहचानते हो। तो ये चीजें कहलाती हैं भौतिक गुण। किसी भी चीज की अगर इन चीजों की बात करेंगे तो ये कहलाती हैं भौतिक गुण। तो हम जितने भी तारे होते हैं उनको उन सभी तारों को उनके भौतिक गुण के थ्रू ही समझते हैं। अब देखिए तारों का अपना अलग अलग तापमान होता है, तो इसलिए उन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो तारों के रंग के आधार पर उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया।
एक तो लाल दिखने वाले तारे और एक सफेद दिखने वाले तारे और एक नीले दिखने वाले तारे। तो इनका मतलब क्या है? देखिए, तारों का रंग जो दिखता है वो उनके अंदर जितनी उपस्थित एनर्जी है या फिर उनसे निकलने वाली ऊष्मा है उसके आधार पर दिखता है। चूंकि मैं आपको बता ही चुका हूँ एक कलर पैटर्न विब ग्योर के बारे में, ये कलर पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी बेइंतहा बनते हैं। तो मैंने इसमें आपको ये बताया था कि वॉयलेट कलर जो होता है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और रेड कलर की एनर्जी सबसे कम होती है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो इसका मतलब रेड कलर की एनर्जी सबसे कम होने का कारण ये है कि रेड कलर के अंदर से निकलने वाली ऊष्मा के अंदर जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज्यादा रेड है, सबसे ज्यादा रेड है, तभी तो हमको रेड दिख रहा है वो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो तारा रेड कलर के प्रकाश अपने अंदर से निकाल रहा है तो उसका तापमान इतना ज्यादा हाई फाई नहीं है जितना कि वॉयलेट कलर वाले का या फिर सफेद कलर वाले का। जी देखिए, जैसा आप यहां से रेड से वॉयलेट की तरफ को बढ़ोगे तो एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, कोई तारा सफेद दिख रहा है तो सफेद दिखने का मतलब क्या? सफेद दिखने का मतलब ये है कि उसके अंदर ये सारे के सारे प्रकाश, ये सारे के सारे रंग उपस्थित होंगे, ये सारे के सारे रंग उपस्थित होंगे तभी तो वो सफेद दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका तापमान बहुत ज्यादा होगा, रेड से तो बहुत ही ज्यादा होगा, इसलिए वो सफेद दिख रहा है। अब देखिए, कोई तारा बिल्कुल वॉयलेट दिखाई दे रहा है तो वॉयलेट तारा तभी दिखाई देगा जब वो अपने अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी को निकालेगा और उसका तापमान बहुत ज्यादा होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो किसी भी तारे का रंग जो प्रदर्शित करता है वो उस तारे के तापमान को प्रदर्शित करता है। आप इसको लिख लें, रट लें, समझ लें, कैसे भी समझें। समझ में आपको यहाँ कॉन्सेप्ट से समझा ही चुका हूं, बस आपको याद करना है कि किसी भी तारे का रंग जो है उसके तापमान को बताता है। देखिए, हमारा तारा है सूर्य, सूर्य एक सफेद चमकता है, इसका जो है सफेद कलर है, तो इसका मतलब इसका तापमान भी बहुत ज्यादा है। अब हमारे तारा सूर्य है, ऐसी दूसरी गैलेक्सी है, हमारे गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के अंदर जो हमारे सोलर सिस्टम है उस सोलर सिस्टम में सूर्य जो है वो हमारा तारा। इसी तरह से हमारे सोलर सिस्टम के बराबर में पास में और दूसरे सोलर सिस्टम होंगे तो उनके अपने अपने अलग अलग तारे होंगे। तो जो हमारे सोलर सिस्टम के पास में सोलर सिस्टम है उसके अंदर जो तारा है वो हमारे तारे से सबसे निकट दूरी पर होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि सबसे पास में है वो हमारा सोलर सिस्टम के, इसलिए उस तारे का नाम रखा गया प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो हमारे सूर्य से सबसे निकट दूरी पर है, जिसकी दूरी लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष है, 4.22 प्रकाश वर्ष है। और दूसरा आता है अल्फा सेंचुरी। तो अल्फा सेंचुरी जो है वो पृथ्वी से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तो ये दो तारे हैं, हम तारों की बात कर रहे हैं, तारे वो होते हैं जिनकी अपनी खुद की एनर्जी होती है। अब आते हैं देखिए ध्रुव तारे पर। तो ध्रुव तारा आपको पता ही होगा, ध्रुव तारा जो होता है उत्तरी ध्रुव में दिखाई देता। चूंकि वो उत्तरी ध्रुव में है तो दुनिया कितनी भी घूमती रहे उत्तरी ध्रुव वाली चीज तो हमें लगातार दिखाई देगी। देखिए, उत्तरी ध्रुव वाली चीज लगातार दिखाई देगी। वो उत्तरी ध्रुव वाली चीज लगातार दिखाई देने का मतलब ये है क्योंकि जिन पॉइंटों से दुनिया घूम रही है, अर्थ घूम रही है, वो पॉइंट तो लगातार स्थिर ही रहते हैं ना। अब उस पर कोई तारा है बड़ा सा तो वो भी हमें स्थिर दिखाई देगा। हम जो है भूमध्य रेखा पर रहते हैं, इक्वेटर पर रहते हैं, तो इक्वेटर के सामने कोई भी चीज हो, जैसे कि आसमान में तारा दिखाई दे रहा हो या फिर सूर्य को ले लीजिए, तो सूर्य हमको कैसा लगता है? सूर्य हमको लगता है कि पूरब से निकला और पश्चिम में छिप गया। लेकिन क्या वास्तव में सूर्य चलता है? सूर्य तो नहीं चलता, दुनिया चलती है, दुनिया घूमती है अपनी अक्ष के परिधि। तो हमारी दुनिया जो घूमती है वो अक्ष के परिधि उल्टी घूमती है, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ को घूमती है। और हमको ऐसा लगता है कि सूरज पूरब से पश्चिम तक, सूरज जो है पूरब से निकला और पश्चिम में छिप गया। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है एक्चुअल में तो हमारी अर्थ घूम रही है। तो अल्टीमेटली आपने इस चीज से ये ऑब्जर्व किया कि हमको चलता हुआ दिखाई देता है। तो ये तभी है जब हम भूमध्य रेखा पर हैं। अगर तारा ही, हमारा सूर्य ही अगर ध्रुवों पर होता तो हमको वो चलता हुआ दिखाई नहीं देता। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब जो ध्रुव तारा होता है, ध्रुव तारा तो पोल पर होता है, मतलब ध्रुव पर होता, तो वो हमें स्थिर दिखाई देता है। ठीक है, वो हमें स्थिर दिखाई देता है। और ध्रुव तारा उर्सा माइनर, मैं आपको बता चुका हूँ, दो तरह के बियर थे, एक तो बड़ा बियर था और एक छोटा बियर था। छोटा बियर आपने देखा होगा उल्टा था ऊपर को, बड़ा बियर नीचे था। तो ये था उर्सा मेजर और ये था उर्सा माइनर। तो उर्सा माइनर, जिसको लिटिल बियर का नाम भी दिया गया, उस समूह का तारा होता है जिसकी बात कर रहा हूं
ध्रुवता रहेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। अब पढ़ लेते हैं तारों का विकास और उनका जन्म किस तरह से होता है, किस तरह से उनके अंदर परिवर्तन आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए हमारी आकाशगंगा के अंदर बहुत सारे गैस के पार्टिकल हैं, बहुत सारे धूल के पार्टिकल हैं। तो क्या जो गैस के पार्टिकल है, हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा है ब्रह्मांड के अंदर। तो हाइड्रोजन गैस के अणु पास पास में आकर वो थोड़े जमा हो जाते हैं और हीलियम में अपने आप को बदलने शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हीलियम और हाइड्रोजन मिलना स्टार्ट हो जाती है और एक बहुत बड़ा सा गैस का एक छोटा बादल भी कह सकते हैं आप, गैस के बादल की तरह वो एक दूसरे के चारों तरफ घूमने लगते हैं, किसी एक चीज को केंद्र मान करके। इसको बोलते हैं ऊर्ट बादल। तो ये ऊर्ट बादल इसको बोलते हैं। जब ये बादल बड़े हो जाते हैं और धूल के कण आ जाते हैं और बहुत सारे गैस के पार्टिकल्स आ जाते हैं, जब बहुत बड़ा रूप ले लेता है तो इनके खुद के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है और सिकुड़ते सिकुड़ते एक घना बादल बन जाता है, जिसको बोलते हैं, एक घना बादलों का पिंड बन जाता है, जिसको बोलते हैं आदि तारा। देखिए आदि तारा है तो ये अपने अंदर से भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। तो जितने भी आदि तारे होते हैं ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। जब इसमें एटम्स के बीच में फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता, चूंकि पहले तो बहुत बड़ा था, लेकिन जब फोर्स लगना स्टार्ट हो गया तो ये सिकुड़ता चला जाता और ये गैस पिंड का रूप ले लेता है। इसका तापमान जो इनिशियली तापमान रहता है वो -173 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जो कि बहुत कम है, और ये अपने अंदर से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं कि आदि तारे से तारे का निर्माण किस तरह से होता। तो आदि तारा मैं आपको बता चुका हूं कि ये अपने अंदर से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, ये सिर्फ सिकुड़ कर एक गैसीय पिंड बन जाता है। तो इससे तारे का निर्माण किस तरह से होता है। अभी तक हमने आदि तारे के बारे में पढ़ा। आदि तारा कब बना है, जब गैस के पार्टिकल सिकुड़ना स्टार्ट हो गए, जो बादल था वो सिकुड़ना स्टार्ट हो गया। देखिए शुरुआत में तापमान जो था उस आदि तारे का वो था -173 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये बहुत बड़ा विशाल तारा आदि तारा सिकुड़ना स्टार्ट होता है, तो जब तक ये आदि तारा बनता है उसके बाद जब ये और सिकुड़ना स्टार्ट होता है और गुरुत्वाकर्षण लगना स्टार्ट हो जाता है एटम्स के बीच में, तो हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं उनके बीच में बहुत तेजी से टक्करें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जब टक्करें बहुत तेजी से स्टार्ट होने लगती हैं और बहुत ज्यादा टक्करें होने लगती हैं, तो टक्करों की वजह से केंद्र में बहुत ज्यादा तापमान इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और ये इतना तापमान हो जाता है कि नाभिक के अंदर हाइड्रोजन एटम जो है दोबारा से हाइड्रोजन एटम उस पूरे बड़े तारे के नाभिक के अंदर जो हाइड्रोजन एटम टकरा रहे थे, वो हाइड्रोजन एटम टकरा कर एक दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ के हीलियम बनाना शुरू कर देते हैं। और ऐसा होने के बाद इसका तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो जाती है और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है और बहुत ज्यादा प्रकाश निकलता है। तो ये आदि तारा अब आदि तारा नहीं रहता, अब ये पूरा तारा बन जाता है। ठीक है, तो शुरुआत में इसका तापमान कितना था, वो था -173, और अब कितना हो गया, लगभग 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है तापमान। तो तापमान बढ़ जाता है, तो ये अब बन चुका है पूरा तारा। तो तारा कब बना, जब हाइड्रोजन एटम चिपककर एनर्जी निकालने स्टार्ट कर दी उन लोगों ने, उन एटम्स ने, और बहुत ज्यादा प्रकाश भी उत्पन्न किया, तब ये बन गया पूरा आदि तारे का। इसने जो था रूप आदि तारे से तारे का रूप ले लिया। अब तारे के जीवन का अंतिम चरण देख लेते हैं, फाइनल स्टेज ऑफ ए स्टार्स लाइफ। अपने जीवन के अंतिम चरण के पहले भाग में तारा लाल दानव, जिसको बोलते हैं रेड जाइंट, फेज में प्रवेश करता है। इसके बाद उसका भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यहाँ 2 स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको इससे क्या समझना है, जब कोई भी तारा खत्म होने वाला होगा तो पहला उसका हो जाएगा रेड जाइंट कलर। तो रेड कलर का बहुत ज्यादा बिल्कुल एकदम दानव की तरह रेड दिखाई देने लगेगा। अब ये खत्म हो रहा है, तो इसके अंदर क्या होने वाला है, इसका ब्लास्ट किस तरह से होगा, क्या ये ब्लैक होल का रूप लेगा या फिर ये टूटकर बिखर जाएगा अंतरिक्ष में। तो इसके अंदर 2 कंडीशन है, वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती हैं कि ये जब बढ़ना स्टार्ट हुआ था, शुरुआत में बनना स्टार्ट हुआ था, तो कितने द्रव्यमान से बनना स्टार्ट हुआ था। तो अब देखिए लग तो ये रहा है कि वो तो 0 द्रव्यमान से बनना स्टार्ट होगा, तो ऐसा नहीं है। शुरुआत में जो गैसेस थी वो कितनी थी, उनका द्रव्यमान कितना था, जिसकी वजह से ये तारा बनना स्टार्ट हुआ था। तो इनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो प्रारंभिक द्रव्यमान किस तरह से था और क्या बनने वाला है उसको देख लेते हैं। तो अभी आप ये याद रखिए कि लाल
तारा हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है जब वो खत्म होने वाला होता है। ठीक है, अब यहाँ से दो कंडीशन स्टार्ट होती हैं कि अगर द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य है तो क्या होगा, और अगर द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा है तब क्या होगा। अभी हमने रेड जाइंट तारा पढ़ लिया है, मतलब एक बहुत ही ज्यादा विशालकाय लाल तारा दिखाई देगा। तो इसके आगे क्या होगा, देखिए अगर यदि तारे का द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य है, उसके बराबर है, तो रक्त दानव तारा अपने प्रसारित बाह्य आवरण को खो देता है। मतलब बात कहने की ये है, जब ये फैलना स्टार्ट करेगा, देखिए हर किसी का अपना ऊपरी सतह होती है जिसके अंदर अभिक्रियाएं होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये अभिक्रियाएं जो है वो फैलनी स्टार्ट हो जाती है। फैलनी क्या, देखिए इसको डीपली समझते हैं। चूंकि नाभिक के अंदर जो है न्यूक्लियस संलयन हो रहा था, नाभिक के संलयन अभिक्रिया हो रही थी, तो यहाँ से हाइड्रोजन धीरे धीरे सब खत्म हो जाती है, और हाइड्रोजन खत्म होकर कुछ हाइड्रोजन जो है ऊपरी सतह पर पहुंच जाती है। तो ऊपरी सतह पर पहुंचने के बाद अब ऊपरी सतह पर, चूंकि अंदर तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया खत्म हो जाती है, ऊपरी सतह पर दोबारा से नाभिकीय संलयन अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जो कि कुछ देर के लिए रहती है। यहाँ नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो गई और अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया खत्म हो चुकी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो बाह्य आवरण है वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाता है, फैलना स्टार्ट हो जाता है, और अंदर जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया खत्म हुई थी उसमें वापस से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो एटम्स पास पास आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो दोबारा से उसके अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से किसी बड़े तारे का जो है संतुलन पूरी तरह से खो जाता है। तो ये बाह्य आवरण देखिए कोई गोला है, उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा आवरण लगा दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, उसका बाह्य आवरण कहलाएगा। जैसे कि हमारा सूरज है, सूरज के बराबर में बुध है, फिर यहाँ पर शुक्र है, फिर अर्थ है। तो इसका बाह्य आवरण अगर इतना बड़ा हो जाए कि अर्थ को ही खा जाए, तो ये आवरण कहलाएगा ना। गैसेस का होता बना हुआ ये पूरा आवरण। तो ये पूरा आवरण जब बहुत बड़ा हो जाता है और फैलते फैलते ये पूरा का पूरा ये इतना फैल जाता है कि ये पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाता है, फैल जाता है। तो अंदर जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही थी सिर्फ वही बचती है, और वही बचने की वजह से ये सिकुड़कर एक नाभिकीय संलयन अभिक्रिया अंदर लगातार कंटिन्यू रखते हैं, जो कि हमें श्वेत चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इसको बोलते हैं व्हाइट ड्वार्फ स्टार, मतलब श्वेत वामन तारा। एक छोटा श्वेत तारा दिखाई देगा जो अंतरिक्ष में एक सघन पिंडी के रूप में नष्ट हो जाता है लास्ट में, जब इसके अंदर की अभिक्रियाएं भी खत्म हो जाती हैं। संलयन अभिक्रियाएं जब पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं, देखिए संलयन अभिक्रियाएं खत्म होने का कारण ये है कि जो संलयन अभिक्रिया के बाद हीलियम बन रही है, तो इसी तरह से चूंकि हमने बताया था कि हाइड्रोजन आइटम एक ऐसा आइटम है जिसके अंदर दूसरे तत्व बनाने के गुण होते हैं, तो ये कार्बन बनाने स्टार्ट कर देता है। जैसे ही कार्बन बनाने स्टार्ट करता है तो इसके अंदर होने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं खत्म हो जाती हैं, और ये सारा कार्बन अंतरिक्ष में लगातार निकलता चला जाता है, और ये पूरा का पूरा व्हाइट ड्वार्फ स्टार खत्म हो जाता है लास्ट में। और अगर यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा है तो उसमें क्या होता है, एक स्टेट और होती है जो उसको बोलते हैं सुपरनोवा तारा। तो सुपरनोवा तारा क्या होता है, देखिए नाभिक के अंदर गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है। नाभिक के अंदर गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि उसका तापमान और बढ़ जाता है। तो जो हमारे पास पहले लाल दानव तारा था वो अब सुपरनोवा स्टार के रूप में विस्फोट करता है। जब सुपरनोवा स्टार के रूप में विस्फोट करता है तो इस विस्फोट में अभिनव तारे का क्रोड सिकुड़कर न्यूट्रॉन तारा अथवा कृष्ण पिंड बना लेता है। तो न्यूट्रॉन तारा किसको बोलते हैं, जो सिकुड़ने के बाद बना। जब क्रोड जो है अंदर का क्रोड जिसके अंदर अभिक्रियाएं हो रही थी, जब वो सिकुड़ा तो न्यूट्रॉन स्टार बन गया। तो सिकुड़कर न्यूट्रॉन स्टार, या फिर जब न्यूट्रॉन स्टार है तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है, जब वो एनर्जी भी खत्म हो जाती है पूरी तरह से, लेकिन नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हुई होगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी बची होगी। जब सुपरनोवा स्टार के रूप में विस्फोट हुआ था तो कुछ ना कुछ एनर्जी बची होगी। तो बचने के बाद जब तक उसके पास एनर्जी थी तब तक कहलाएगा न्यूट्रॉन स्टार, लेकिन जैसे ही वो एनर्जी भी खत्म हो जाएगी तो अब ये कहलाएगा ब्लैक होल। और ब्लैक होल के पास गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि ये ऐसा माना गया है कि ये सूर्य के प्रकाश को भी अपनी तरफ को खींच लेता है। तो ठीक है, अब यहाँ पर दो कंडीशन थी ना, एक थी कि सूर्य के द्रव्यमान के बराबर अगर किसी तारे का द्रव्यमान है तब क्या होगा, सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा द्रव्यमान है तब क्या होगा। तो एक बार मैं रिवीजन लगवा देता हूं, अगर सूर्य के द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान है तो वह एक जो उसका बाह्य आवरण है वो फैलता चला जाएगा, और जो उसका केंद्र है उसके अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं बरकरार रहेंगी, और जिसकी वजह से संतुलन बिगड़ जाएगा। वो पूरा का पूरा जो बाह्य आवरण है वो खत्म हो जाएगा, और अंदर बचेगा सिर्फ एक
ड्वार्फ तारा मतलब एक एक छोटा बौना सफेद तारा, उसको बोलेंगे व्हाइट ड्वार्फ स्टार। और वो भी धीरे 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 उसके जो अंदर जो हाइड्रोजन है वो कार्बन बनाने स्टार्ट कर देगी और धीरे धीरे उसकी भी एनर्जी खत्म हो जाएगी और पूरी तरह से वो नष्ट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन थी कि अगर तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से बहुत ज्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण की वजह से नाभिक के अंदर, क्योंकि ये कंडीशन तब है जब सूर्य से ज्यादा द्रव्यमान है, द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, तो नाभिक के अंदर बहुत ज्यादा संलयन अभिक्रिया होगी, बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लगेगा, जिसकी वजह से ये एक सुपरनोवा स्टार की तरह विस्फोट करेगा। ऐसा करने के बाद इसके अंदर जो न्यूट्रॉन स्टार हैं वो सेंटर में रह जाएंगे। न्यूट्रॉन स्टार मतलब संकुचित होकर ये न्यूट्रॉन स्टार बना लेगा। जब तक इसके पास एनर्जी है तब तक न्यूट्रॉन स्टार, और जैसे ही एनर्जी खत्म हो जाती है तो ये ब्लैक होल का रूप ले लेता है। अब देखिए इसके अंदर जो है इन चीजों की एक्सप्लेनेशन दे रखी है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, कहीं भी कोई पॉइंट मिलेगा तो आपको बता दूंगा। आरंभ में तारों में तो यह रक्त दानव प्रावस्था रेड जाइंट फेज, तो रेड जाइंट फेज कब आती है, रेड जाइंट फेज के बाद में दोनों फेज आती है बात को। तो आरंभ में तारों में मुख्यतः हाइड्रोजन होती है, समय बीतने के साथ हाइड्रोजन केंद्र से बाहर की ओर हीलियम में परिवर्तित हो जाती है, और जब तारे के क्रोड में उपस्थित संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी तो ये क्रोड में संलयन अभिक्रिया बंद हो जाएगी। ओबियस है, जब जो क्रोड के अंदर जितनी हाइड्रोजन थी वो सारी की सारी हीलियम में कन्वर्ट हो गई, और हीलियम में कन्वर्ट होने के बाद और कुछ हीलियम ऊपर को पहुंच चुकी है, तो यहाँ सारी हाइड्रोजन खत्म हो चुकी है, तो क्रोड के अंदर अब तो कोई संलयन अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि संलयन अभिक्रिया करने के लिए आपको हाइड्रोजन तो चाहिए ही चाहिए। तो क्रोड में संलयन अभिक्रिया बंद हो जाएगी। संलयन अभिक्रियाओं के बंद होने हो जाने के कारण तारे के क्रोड के भीतर दाब कम हो जाता है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कम हो गई, तापमान कम हो गया तो दाब भी कम हो गया। तापमान जहां जहां ज्यादा होता है वहां पर दाब भी ज्यादा होता है, और क्रोड अपने निजी गुरुत्वाकर्षण के तहत संकुचित होने लगेगा। तो अपने गुरुत्व के कारण वो क्रोड सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा, लेकिन तारे के बाहरी आवरण में हाइड्रोजन बची रहती है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि बाहरी आवरण में हाइड्रोजन बची रहती है, और वहां पर संलयन अभिक्रिया करने के बाद वो एनर्जी को मुक्त करना स्टार्ट कर देती है। इन सभी परिवर्तनों के कारण तारे में जितना भी उसका संतुलन होता है पूरी तरह से वो गड़बड़ा जाता है। उसे पुनः व्यवस्थित करने के उद्देश्य से तारे को उसके बाहरी क्षेत्र में प्रसार करना पड़ता है। तो बाहरी क्षेत्र में प्रसार करना पड़ा, देखो ध्यान रखिएगा, जब रेड जाइंट तारा बनेगा, कैसे बनेगा, अब ये जो है प्रसार करना स्टार्ट करेगा, प्रसार करना स्टार्ट करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण जो अंदर क्रोड होता है वो संकुचित होता है, और अति सामान्य तारे से रक्त दानव तारे में परिवर्तन में तारे का क्रोड सिकुड़ता है, जबकि बाहरी आवरण में अत्यधिक प्रसार होता है। तो बाहरी आवरण तो फैल रहा है और अंदर का आवरण जो है वो सिकुड़ रहा है। सिकुड़ने की वजह से वहां पर दोबारा से उस कंडीशन में दोबारा से लगातार वहां पर संलयन अभिक्रिया होनी स्टार्ट हो जाती है, जबकि बाहरी आवरण में अत्यधिक प्रसार होता है। यह रक्त दानव तारा कहलाता है। तो देखिए रक्त दानव तारा कब कहलाएगा, जब अंदर का आवरण तो सिकुड़ेगा और बाहर का आवरण फैलेगा। देखिए अंदर का आवरण तो ठंडा है, बाहर का आवरण जो है वो गर्म है। तो जब बहुत ही ज्यादा गर्म है, क्योंकि वहां पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो गई, न्यूक्लियस के अंदर खत्म हो चुकी थी ना, उसके बाद बाहर बची थी हाइड्रोजन, तो वहां पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो गई। अब ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही है, जब ये फैलेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल फटा 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 चारों तरफ से, तो उसके अंदर क्रैक्स दिखाई देंगे बहुत बड़े बड़े। तो ये दिखाया जाता है रेड जाइंट स्टार, रक्त दानव तारा। और हमारा सूर्य भी एक तारा है, तो लगभग ये भी 5000 मिलियन वर्षों के बाद रक्त दानव तारे में बदल जाएगा। सूर्य की प्रसारित बाहरी आवरण इतना बड़ा हो जाएगा कि वो हमारे ग्रह तक को, पृथ्वी तक को निगल जाएगा। तारा रक्त दानव प्रावस्था में अपेक्षाकृत थोड़े समय ही रहता है, क्योंकि इस प्रावस्था में यह पूरी तरह से अस्थायी रहता है। तो रेड जाइंट स्टार बहुत कम टाइम के लिए रहता है। अब देखिए श्वेत वामन तारे का निर्माण कैसे होगा। यहां से अब दो बातें निकलती हैं। यहाँ पर अभी तक रेड जाइंट स्टार बन चुका है, तो यहाँ से दो कंडीशन है कि यहाँ से या तो बन जाए श्वेत वामन तारा, और यहाँ से बन जाए ब्लैक होल या फिर सुपरनोवा, और अभी कुछ देर पहले पढ़ा था हमने न्यूट्रॉन स्टार। तो या तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाए या फिर बन जाए श्वेत वामन तारा। तो यहाँ श्वेत वामन तारा बनने की क्या कंडीशन है मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कुछ नोट्स मिल जाते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि तारा जब रक्त
दानव प्रावस्था में पहुंचता है तो उसका भविष्य उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जब रक्त दानव तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है तो वह अपना प्रसारित बाहरी आवरण खो देता है। कब खोता है? जब उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है, खो देता है। केवल उसका क्रोड बचता है। क्या बचता है? उसका बीच का हिस्सा बचता है, बाहर का हिस्सा तो भाग गया। ये हीलियम क्रोड गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे द्रव्य के अत्यधिक सघन पिंड में संकुचित हो जाता है और यहाँ पर जब संकुचित होना स्टार्ट होता है तो इसका तापमान बढ़ना स्टार्ट होता है। जब तापमान बढ़ना स्टार्ट होता है तो यहाँ पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया दोबारा से सेट हो जाती है और जब सेट हो जाती है तो यहाँ पर सेट होने के बाद नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सेट हो जाएगी तो यहाँ से एनर्जी निकलने स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर फिर एक नए तत्व का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है कार्बन। और ये सारी की सारी फिर हाइड्रोजन कार्बन में परिवर्तित हो जाती है और अंतरिक्ष में चली जाती है और पूरा तारा इस तरह से पूरा तारा समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन भी कर दिया था और दोबारा से इसका रिवीजन भी लगवा दिया। अब यहाँ पर कुछ चंद्रशेखर जो हिंदुस्तान के वैज्ञानिक थे उन्होंने कुछ अपनी लिमिट दी है। उन्होंने क्या कहा है? चंद्रशेखर ने निष्कर्ष निकाला है कि जिसका द्रव्यमान, जो तारा जिसका द्रव्यमान लगभग इतने गुना होगा पृथ्वी के द्रव्यमान, सूर्य के द्रव्यमान से। यहां से दो कंडीशनें थी। एक तो ये कंडीशन थी कि जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम हो और ज्यादा हो, और एक था सूर्य के द्रव्यमान के लगभग बराबर हो। तो चंद्रशेखर हमारे हिंदुस्तान के वैज्ञानिक, उन्होंने एक वैल्यू निकाली। उन्होंने कहा कि जिन तारों का द्रव्यमान लगभग 1.44 गुना से कम होता है, सूर्य के द्रव्यमान का अगर 1.44 गुना से कम है ना, देखो एक से ज्यादा हो गया, लगभग 1.5 के करीब हो गया, तो जिन तारों का द्रव्यमान लगभग सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.4 गुना है, 1.4 गुना से कम है, 1.4 गुना से थोड़ा सा कम है, तो वो तारे श्वेत वामन तारे के रूप में समाप्त होते हैं। श्वेत वामन तारा मतलब व्हाइट ड्वार्फ स्टार के रूप में बनते हैं, फिर वो खत्म हो जाते हैं। लास्ट में खत्म होने की प्रक्रिया मैंने यहाँ बताई आपको क्या होता है और 2 बार बता चुका हूँ इसको। कार्बन के रूप में लास्ट में बदल जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। लेकिन जिन तारों का द्रव्यमान 1.44 गुना से अधिक होता है तो वो तारे सुपरनोवा स्टार में कन्वर्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उनके केंद्र में बहुत ज्यादा हो जाता है और सुपरनोवा स्टार में कन्वर्ट होने के बाद वो विस्फोट करते हैं और न्यूट्रॉन स्टार या फिर न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होते हैं। जब न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो एक कृष्ण छिद्र, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक होल, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसका आकर्षण बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये हमने पढ़ लिया किस तरह से समाप्त हो रहा था। तो यहाँ पर है किसी स्टार का अगर मास जो है वो 1.44 सन के बराबर है या फिर कम है तो क्या होने वाला, तो कंडीशन है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। चूंकि हमने सुपरनोवा स्टार के बारे में पढ़ लिया, वो लास्ट में जो है कन्वर्ट हो जाता है या तो न्यूट्रॉन स्टार में या फिर ब्लैक होल में। तो ये न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल में कन्वर्ट होने की भी कुछ कंडीशन है। तो ब्लैक होल क्या होता है? इसको कृष्ण छिद्र भी बोलते हैं। तो न्यूट्रॉन तारे का भविष्य भी उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अनुमान के अनुसार भारी न्यूट्रॉन तारों का संकोचन अनिश्चित होता है और इसको जो दिखाया गया है वो संकोचन मतलब रेडियस जो दिखाई गई है वो द्रव्यमान m तथा एक न्यूट्रॉन तारे का संकुचित होने की त्रिज्या जो है वो ये दिखाई गई 2gm/c², जहाँ g जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और m जो है मास है और c जो है प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो इससे प्राप्त कर लेते हैं उसकी संकुचित होने की त्रिज्या। तो त्रिज्या आपको मिल चुकी है। किसकी त्रिज्या? न्यूट्रॉन तारे की संकुचित होने की त्रिज्या। तो त्रिज्या भी आपको मिल गई और संकुचित होने की बात से ये पता लग रहा है कि वो ब्लैक होल बनेगा या नहीं। तो सर्वप्रथम मिचेल ने कृष्ण छिद्र मतलब ब्लैक होल के अस्तित्व की कल्पना की थी। तो सबसे पहले किसने की कल्पना? मिचेल ने। तो मिचेल ने सबसे पहले ब्लैक होल की कल्पना की। ब्लैक होल अपने पृष्ठ से किसी चीज का यहां तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं होने देते। कारण यह है कि ब्लैक होल में अत्यधिक आकर्षण बल होता है और ये आकर्षण बल किसी भी चीज को अपने पास से पलायन नहीं होने देता, यहां तक कि सूर्य की लाइट को भी अपनी तरफ को खींच लेता है। और ये हमें दिखाई नहीं देते हैं स्पेस में, ये हमको स्पेस में दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि सब चीज अपनी तरफ को खींच लेता है, तो ये हमको दिखाई नहीं देते। सिर्फ हमें इसके गुरुत्व का प्रभाव ही महसूस होता है, ये हमको दिखाई नहीं देते। तो इंपॉर्टेंट है, मिचेल ने सबसे पहले कहा था ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल किसी चीज को पास नहीं होने देते, यहां तक कि प्रकाश के
प्रकाश को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं, बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है, इस टर्म को याद रखना है, किससे? ब्लैक होल से। तो कोई भी न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल में कन्वर्ट कब होगा, तो ये भी उसके मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये वीडियो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, रेड बटन दबा दें। सब्सक्राइब करने का कोई भी कॉस्ट नहीं जाता, बस हमको एक मोटिवेशन मिल जाता है। थैंक यू सो मच।